चलो जी, अगला सेक्शन आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66। ठीक है जी। अब थोड़ा मुश्किल सेक्शन आ गया है क्योंकि हमने ऑल्ट्रेशन में पढ़ा था इंक्रीज कर जो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। देखो रिड्यूस करने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? सबसे पहले रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो है ये इतना मुश्किल सेक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत होगी इसके अंदर? कैपिटल रिड्यूस कर जो क्या दिक्कत है? क्या कोई गुनाह है कैपिटल को रिड्यूस करना? गुनाह होता तो लॉ में क्यों होता? लेकिन लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन साथ में कंडीशन ऐसी लगाई हुई है कि ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल लेके आओ। किसका अप्रूवल लेके आओ? ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल लेके आओ। खाली मिड शेयर होल्डर के अप्रूवल से भी काम नहीं चलेगा। क्यों जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी क्या दिक्कत है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में? नहीं, यहाँ पे पेड अप की भी बात होगी। पेड अप कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। हाँ, पढ़ लिया गया नीचे। अच्छा, क्रेडिटर का इंटरेस्ट कैसे है कंपनी के अंदर? हाँ बताओ। कंपनी ने लोन ले रखा है क्रेडिटर से, सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, ठीक है जी। तो अगर इसका फंड कम हो गया, एक तरीके से किसका इंटरेस्ट खराब होता है जब हम कैपिटल रिड्यूस करते हैं? क्रेडिटर का, पब्लिक एट लार्ज का। कैसे भाई? पेमेंट कहाँ से मिलनी है? कैपिटल से मिलनी है ना। पेमेंट कहाँ से मिलनी है? कैपिटल से मिलनी है। अगर आप कैपिटल ही वापस कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो उनको दिक्कत आ जाएगी ना, किसको? जिन्होंने पैसा उधार दिया है कंपनी को। क्या आएगी या नहीं आएगी दिक्कत? तो इसीलिए रिडक्शन ऑफ कैपिटल थोड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। कैपिटल को हमेशा बचा के रखना होता है। कैपिटल को क्या करके रखना होता है? बचा के रखना होता है, क्योंकि इसी से सबकी पेमेंट होनी है। अगर आप उसी को रिड्यूस कर दोगे, उसी को पे बैक कर दोगे, तो दिक्कत ही दिक्कत है। कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ। कैपिटल को बचा के रखना है, ये मेन प्रिंसिपल है कंपनी लॉ का। बिकॉज एनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल डिमिनिशेस द फंड आउट ऑफ विच क्रेडिटर एंड अदर डेट होल्डर आर टू बी पेड। क्योंकि पेमेंट कहाँ से होनी है सबकी? कैपिटल में से ही पेमेंट होनी है। कैपिटल से तो पैसा आता है बैंक के अंदर। कंपनी काम शुरू कहाँ से करती है? यहीं से शुरू करती है। therefore adversely impact them। तो इससे कौन अफेक्ट होते हैं? क्रेडिटर अफेक्ट होते हैं। but sometimes it may become necessary for the company to bring about a reduction। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये नेसेसरी है कि काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करनी पड़ेगी। therefore closely fenced power is given by section 6। closely fenced का मतलब रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है चारों तरफ, ऐसे वो निगरानी करके उसके बाद आपको पावर दी गई है कि आप रिड्यूस कर सकते हो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी कंफर्म बाय ट्रिब्यूनल। तो यहाँ से आधी गाली तो समझ आ गई। जब भी रिडक्शन करना है तो क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन भी है और ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी है। ठीक है जी। अ कंपनी बीइंग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो लिमिटेड बाय शेयर है, शेयर कैपिटल होगी। और लिमिटेड बाय गारंटी। अगर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वहां रिडक्शन की बात नहीं आएगी। यहाँ कौन सी है? लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। may reduce the share capital in any manner and in particular manner as stated below। नीचे दिए गए तरीकों से आप रिड्यूस कर सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं। extinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of the share capital not paid up। हाँ जी, पहली लाइन देखो, तीन लिखे हुए हैं, ए बी सी, तीनों इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी। सबसे पहला ए, extinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of the share capital not paid up। मतलब हाँ हाँ, वो नहीं लेंगे बिल्कुल। कह देंगे हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या नहीं चाहिए? वो बचे हुए 3 रुपए चाहिए ही नहीं। कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपए। कितनी है जी? 10 रुपए। पहले कितने ले लिए? मान लो 5 ले लिए। बचे कितने हैं? 5 बचे हैं। कंपनी कह रही है हमें ना इन 5 की जरूरत ही नहीं है। हमें इन 5 की जरूरत ही नहीं है। हमें आपसे 5 रुपए नहीं चाहिए। हम इस 5 को क्या कर रहे हैं? एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्या कैपिटल रिड्यूस हो गई या नहीं होगी? दूसरी बात, पहला वर्ड था एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या है? खत्म कर देना। दूसरा लिखा हुआ है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब 5 में से हम 2 ही लेंगे, 3 लेंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया जी? रिड्यूस हो गया। तो या तो पूरा का पूरा एक्सटिंग्विश कर दो या रिड्यूस कर दो। क्या कर दो? किस चीज को रिड्यूस कर दो? ऑन एनी ऑफ इट शेयर, लाइबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। जो कैपिटल पेड अप नहीं हुई है ना, उसकी लाइबिलिटी को खत्म कर दो या रिड्यूस कर दो। उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है जी। दूसरी बात, cancel any paid up share capital which is lost or is unrepresented by any available asset। ये के बच्चे इंटर के बच्चे हैं तो ये लाइन तो बहुत अच्छे से
बहुत जल्दी समझ गए होंगे एकदम से बोलते ही, तो तुरंत बता दो क्या है जी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बात हो गई है, असेट्स की बात आ गई और असेट्स बहुत अच्छे से समझते हो आप। ना कंसिडरेशन अदर देन कैश आ गई तो कंसिडरेशन आ गई, फिर कैपिटल रिड्यूस हो गई, फिर तो कैपिटल पूरी आ गई। फटाफट फटाफट, आया किसी को समझ? कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। देखो ये क्या है ना, ये एक स्ट्रेटेजी है। ये क्या है जी? एक स्ट्रेटेजी है अपनी कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने की। किसको अच्छा दिखाने की? कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने की। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छा कैसे दिखती है? जब उसमें लॉस ना हो। जब उसमें क्या ना हो? लॉस ना हो। अगर लॉस नहीं दिख रहा, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल अच्छे हैं या नहीं है? बिल्कुल अच्छे हैं। यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी? लॉस हो रहा है। किसके अंदर लॉस हो रहा है? जो असेट है ना, उसमें लोग नुकसान हो रहा है। असेट की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है। किसकी वैल्यू गिर गई है? असेट्स की वैल्यू गिर गई है। अब जब असेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है, तो या तो क्या कर दो जी, उसे पीएनएल में दिखा दो लॉस के अंदर, तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। या क्या कर दो, अपनी शेयर कैपिटल को कम कर दो। किसको कम कर दो? शेयर कैपिटल को कम कर दो। कौन सी कैपिटल को? पेड अप कैपिटल। क्या बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? क्या आपकी बैलेंस शीट में लॉस दिखेगा? नहीं दिखेगा। कैपिटल कम हो गई, इधर से क्या हुआ, असेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी बैलेंस शीट से लॉस को गायब कर सकते हो। क्यों करते हैं? आगे जाके कंपनी को पैसे लेने हैं। नहीं, विंडो ड्रेसिंग नहीं है जी। विंडो ड्रेसिंग एक अलग बोल भी सकते हो इन टर्म्स ऑफ कि ये विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल तो कम हुई जा रही है, तो देखने वाला ये तो देख लेगा कि कैपिटल तो कम हुई है, लेकिन बैलेंस शीट एकदम क्लीन है जी, कोई लॉस वॉस नहीं। आगे जाके कंपनी को फंड्स लेने हैं, बैलेंस शीट दिखाएगी, सामने वाला क्या कहेगा, ठीक है बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका एसेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है या कोई एसेट लॉस हो जाता है, तो एसेट साइड कम हो गई, या तो इसे पी&एल से एडजस्ट करो और इधर से रिजर्व्स वगैरह कम करो, या क्या करो, सीधा कैपिटल को रिड्यूस कर दो। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो आपने क्या कैंसिल कर दी? अपनी पेड अप शेयर कैपिटल कैंसिल कर दी, असेट्स की वैल्यू गिरने की वजह से। कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट, पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी कह रही है मेरे पास ना बहुत पैसा है, तो जितनी पेड अप आपके पास आई थी ना, उसको आप रीपे भी कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हो? रीपे कर सकते हो कि हमें इतने पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे पास 10-10 रुपए आ गए, आपकी पूरी नॉमिनल वैल्यू आ गई, मैं कह रहा हूँ 2-2 रुपया वापस लो, हमें जरूरत ही। कैपिटल क्या कर रहा हूँ मैं? रिड्यूस कर रहा हूँ। दो के अंदर दो, एक तो देखो पहले वाले एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर। क्या यहाँ पे कैपिटल कम हो रही है? और क्या यहाँ पे कंपनी को जो पैसा आना था वो पैसा नहीं आ रहा है? ए पॉइंट के अंदर जो पैसा आना था वो नहीं आ रहा है, सी पॉइंट के अंदर जो पैसा आ गया है वो जा रहा है, लेकिन बी पॉइंट के अंदर, बी पॉइंट में कुछ नहीं हो रहा जी, ऐसा ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। वो तो खाली बैलेंस शीट की एक एडजस्टमेंट है। ठीक है जी। तो खतरनाक ज्यादा कौन से वाले हैं? ए और सी वाले ज्यादा खतरनाक है, बी तो क्या है, एक एडजस्टमेंट है, उसमें किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो जी। हाँ, कंपनी दे सकती है सेक्शन 66 फॉलो करके। कंपनी 66 फॉलो करके वो काम कर सकती है, लेकिन शेयर होल्डर को पैसा वापस दे रहे हो, शेयर होल्डर की लायबिलिटी कम कर रहे हो, हर केस में क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। शेयर होल्डर से पूछ के काम होगा, ट्रिब्यूनल से पूछ के ही काम होगा। सब्जेक्ट टू पासिंग है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो तीन केस है रिडक्शन के। पहला क्या था? अनपेड वैल्यू है, उसको क्या कर दो? खत्म कर दो, एक्सटिंग्विश कर दो या रिड्यूस कर दो। दूसरा क्या था? असेट्स में जो लॉस हुआ है अनरिप्रेजेंटेड है, उनके बदले में क्या कर दो? कैपिटल को कम कर दो। तीसरी बात, जो आपके पास अगर बहुत पैसा पड़ा है तो आप पे ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि हमारे यहाँ पे ना ज्यादा बंदों के पास शेयर ना हो, कम से कम कम बंदों के पास शेयर हो, डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी ज्यादा ना हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है and alter its memorandum by reducing the amount of its share capital and of its share accordingly। आपको शेयर कैपिटल मेमोरेंडम भी ऑल्टर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली जितना आपकी शेयर कैपिटल में चेंज आया है। and repayment of any deposit accepted by it either before or after the commencement of this act or the interest paid thereon shall not be in arrear। कोई भी पेमेंट अरियर में नहीं होनी चाहिए। किसकी? किसी डिपॉजिट की। अगर डिपॉजिट अरियर में पड़ा है तो फिर डिडक्शन की बात ही कहाँ से आती है? आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आप अपने डिपॉजिट की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैपिटल रिड्यूस क्यों कर रहे हो? तो डिपॉजिट का कोई अरियर
नहीं होना चाहिए। क्लियर है जी यहाँ तक? एग्जाम्पल 24 देखो जी। ए पॉइंट का है ना। अब आपने ये नहीं पूछा बी पॉइंट के अंदर सर मेमोरेंडम क्यों ऑल्टर हो रहा है। इसमें हम लिख रहे हैं पेड अप कैपिटल कम हो रही है, पेड अप कैपिटल। मेमोरेंडम में क्या लिखी रहती है जी? ऑथराइज कैपिटल। तो मैं ये पूछ रहा हूँ बी पॉइंट में लिखा हुआ है ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्यों ऑल्टर करना है? हाँ हाँ, रिडक्शन में मेमोरेंडम क्यों ऑल्टर हो रहा है? फेस वैल्यू चेंज हो गई ना। एग्जांपल में देखो ना, 10 रुपए की फेस वैल्यू कितने की हो गई? 7 रुपए की फेस वैल्यू फुल्ली पेड अप शेयर। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है? मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन है, मेमोरेंडम ऑल्टर करना है। डिपॉजिट की पेमेंट अरियर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिडक्शन हम कर ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है, तभी हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन के अंदर अरियर की, डिपॉजिट की कोई अरियर पेमेंट नहीं होनी चाहिए। चलो जी, इशू ऑफ नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड टू इट। तो यहाँ से समझ आ रहा है एप्लीकेशन किसको जाएगी? ट्रिब्यूनल को भी जाएगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, एप्लीकेशन किसको भेजनी है? ट्रिब्यूनल को भी भेजनी है। जैसे ही ट्रिब्यूनल के बाद एप्लीकेशन जाएगी ना, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, सेबी को, और किसको? क्रेडिटर्स को। क्या क्रेडिटर्स का पैसा है या नहीं है? तो उनको भी देना जरूरी है। नहीं नहीं, स्टेक होल्डर बहुत बड़ा वर्ड है। स्टेक होल्डर का पैसे से लेन देन थोड़ी है। अब कंपनी का एम्प्लॉई है, स्टेक होल्डर है, मैं सोसाइटी हूँ, कंपनी में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा कैपिटल से इतना कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा जी? तो ट्रिब्यूनल के पास जैसे ही हम एप्लीकेशन देंगे ना, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? नोटिस भेजेगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, सेबी को और क्रेडिटर्स को। इनको क्यों नोटिस भेज रहा है? कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसको दी हुई है? आरडी को पावर डेलीगेट करेगी, मतलब मोदी सरकार को नहीं जाएगा, आरडी को जाएगा। Tribunal shall consider the representation if any made by them within a period of 3 months from the date of receipt of the notice. जैसे नोटिस भेजा, इन चारों के पास कितना टाइम है? 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल को अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दे। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? उन रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगा। क्या करेगा जी? कंसीडर करने का मतलब मान लेगा? नहीं, खुद देखेगा जी। कंसीडर करना जरूरी है, मानना जरूरी नहीं है ट्रिब्यूनल के ऊपर। वेयर नो रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड, अगर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई 3 महीने के अंदर, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू द डिडक्शन। 3 महीने का टाइम है, नहीं भेजी तो कोई ऑब्जेक्शन उनको नहीं है। कंसीडरिंग रिप्रेजेंटेशन इज स्टैट्यूटरली रिक्वायर्ड, नॉट एडमिटिंग इट इन फुल। देखो, कंसीडरेशन करना एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि लॉ के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन क्या उसे एडमिट करना कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं जी। एडमिट करने की किसकी मर्जी है? ट्रिब्यूनल की। ट्रिब्यूनल के पास रिप्रेजेंटेशन आई, ट्रिब्यूनल को उसे एक बार देखना जरूर है, लेकिन उसे एडमिट करे या ना करे ये ट्रिब्यूनल की मर्जी है। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल 25। ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? पढ़ लिए एग्जाम्पल सबने? क्या एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल रिसीव बाय एनसीएलटी ऑन 22 नवंबर। सेंड अ नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन टू आरडी आरओसी एज वेल एज स्टेटेड टू 28 नवंबर। नोटिस को भेजा है 28 नवंबर को। नोटिस टू आरडी एंड आरओसी सेंट इन रजिस्टर्ड पोस्ट व्हिच रीच देम ऑन 1 दिसंबर। हेंस इन गिवन केस आरडी आरओसी कैन मेक रिप्रेजेंटेशन टिल 28 फरवरी। ये जो 3 महीने वो कहां से है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। तो रिसिप्ट कब हुआ है? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से 3 महीने, दिसंबर का महीना पूरा, जनवरी का महीना पूरा, फेब्रवरी का महीना पूरा। फेब्रवरी कब खत्म हो गया? 28 को खत्म हो गया। तो अब मार्च में अगर कुछ भी आया तो वो क्या मानेंगे? नहीं आया है। तो क्या मानेंगे? नहीं आया। तो अंडरलाइन कर लो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। ऊपर प्रोविजन में अंडरलाइन कर लो डेट ऑफ द 3 मंथ कहां से शुरू होंगे? डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। चलो जी। The tribunal may make an order confirming the reduction of share capital on such terms and as it deemed fit only if it is satisfied. ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर तभी देगा जब उसको सेटिस्फेक्शन होगी किस चीज की? कि जितना भी क्रेडिटर का क्लेम है ना या डेट है, उसको डिस्चार्ज कर दिया है, मतलब पेमेंट कर दी है, उसको डिटरमाइन कर लिया है, उसको सिक्योर कर दिया है। मतलब सिक्योर करने का मतलब
मतलब उसको एक सिक्योरिटी दे दी है कि अगर आपको पैसा नहीं मिला ना तो आप यहाँ से रिकवरी कर सकते हो, मतलब कोई चीज गिरवी रखवा दी उसके पास में, या क्या कर दिया है उसका कंसेंट ले लिया, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। या तो डिस्चार्ज कर दो या डिटरमाइन कर दो। देखो डिटरमाइन जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, डिटरमाइन करना मतलब डिटरमाइन को हम यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे कि उनसे उनको श्योरिटी दे दी कि आपको ये पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन क्या श्योरिटी काफी होगी? श्योरिटी देने का मतलब है उस बंदे ने एग्री कर दिया। नहीं, सबके बीच में और लिखा हुआ है यहाँ पे, सेक्शन 66 सबसेक्शन 3, थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब होती है यहाँ पे। बिल्कुल, या तो डिस्चार्ज कर दो, पेमेंट कर दो। कंपनीज एक्ट 2013, एक बार वर्ड देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिक्योर कर दो, ये भी समझ आता है, या कंसेंट ले लो, ये भी बेटर है। कौन सा सबसेक्शन है? 3, डिस्चार्ज और यही लिखा हुआ है जी, और डिटरमाइन सबके बीच में और ये है, या डिस्चार्ज कर दो या डिटरमाइन कर दो या सिक्योर कर दो या कंसेंट ले लो। अब ये डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन का वैसे तो मतलब होता है कि पूरी कैलकुलेशन करके निकाल लो कि इसकी लायबिलिटी इतनी है। क्या खाली लायबिलिटी निकालने से बात बन जाएगी? तो इसके साथ में एक काम और करना पड़ेगा, या तो उसको पेमेंट कर दो या उसका कंसेंट ले लो या उसे इन चीजों के बाद में ट्रिब्यूनल क्या देगा? अप्रूवल देगा, वरना ट्रिब्यूनल अप्रूवल नहीं देगा। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रपोज्ड बाय द कंपनी फॉर सच रिडक्शन इज इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 133 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे किसकी रिडक्शन की, वो किसके हिसाब से होनी चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही होने। कंपनीज एक्ट में सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही। How tribunal determine that whether according to treatment proposed by the company for reduction is in conformity with the accounting standard? ट्रिब्यूनल को कैसे पता लगेगा कि जो रिडक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ढंग से हो रही है नहीं हो रही है? तो उसके लिए वो क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट ले लेगा, किससे? कंपनीज ऑडिटर। एक सर्टिफिकेट लेना है कंपनीज ऑडिटर से, क्या? कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा ऑलमोस्ट सारा रिडक्शन का प्रोसेस पूरा हो गया। आगे अब थोड़ी सी जनरल बातें कही है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या था रिडक्शन के अंदर? कौन सा रेजोल्यूशन और किसका अप्रूवल? ट्रिब्यूनल का अप्रूवल। और क्या देखना है हमें? कोई डिपॉजिट की पेमेंट एरियर में नहीं होनी। रिडक्शन के 3 ही तरीके हैं, क्या क्या? या तो एक्सटिंग्विश कर दो, रिड्यूस कर दो, किसको? अनपेड अमाउंट को। किसको? अनपेड अमाउंट को। या दूसरी बात, हाँ, असेट्स की वैल्यू लॉस्ट हो गई है, अनरिप्रेजेंटेटेड है, उसे कैपिटल से एडजस्ट कर दो, कैपिटल को कम कर दो। और तीसरी बात, वापस पैसे दे दो जब आपके पास बहुत सारे। ठीक है जी। ट्रिब्यूनल के पास जैसे ही एप्लीकेशन जाएगी, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? किसको नोटिस भेजेगा? सीजी, क्रेडिटर्स, आरओसी, सेबी, इन चारों को नोटिस भेजेगा। इनके पास कितना टाइम है? 3 महीने का टाइम है। 3 महीने कहाँ से? फ्रॉम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस। जिस दिन नोटिस मिला है वहां से 3 महीने इनके शुरू होंगे। अगर 3 महीने में रिप्लाई नहीं किया तो नो ऑब्जेक्शन, ऑब्लिगेशन नहीं, नो ऑब्जेक्शन, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है जी। ट्रिब्यूनल ऑर्डर देने से पहले ये देख लेगा क्या क्रेडिटर का डेट सिक्योर कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया, डिटरमाइन कर दिया, या उनका अप्रूवल ले लिया या नहीं ले लिया। अगर अप्रूवल नहीं लिया या ये काम नहीं हुआ तो ऑर्डर नहीं देगा। और एक चीज और देखेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके लिए वो क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट ले लेगा। किससे लेगा सर्टिफिकेट? ऑडिटर से। जो कंपनी का ऑडिटर है उससे सर्टिफिकेट ले लेगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे आ जाते हैं। Publication of order of confirmation of tribunal. The order of confirmation of the reduction of share capital by the tribunal shall be published by the company in such manner as the tribunal may direct. जैसा ट्रिब्यूनल बोलेगी ना वैसे आपको वो ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? पब्लिश भी करना पड़ेगा। अरे किसका एग्जाम था? कौन 12 बजे जाने वाला था? अच्छा 12:30, ठीक है। तो जैसे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया तो ट्रिब्यूनल जैसे बोलेगा उस हिसाब से उसे पब्लिश भी कर देना। Delivery of certified copy of tribunal to the registrar within 30 days of the receipt of the copy of the order. The company shall deliver to the registrar a certified copy of the tribunal order and minutes approved by tribunal showing that the amount of share capital, the number of share into which it is to be divided, the amount of each share, and the amount if any date of the registration deemed to be paid upon each. क्या बताना है आपको? रजिस्ट्रार को फाइल करना है कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहाँ से शुरू हो रहे हैं? जिस दिन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है। क्या बता भेजना है साथ में? आपको मिनट्स भी भेजने हैं। मिनट्स किसके? जिस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके मिनट्स भी भेजने हैं। और आपको क्या क्या लिख के भेजना है? अब कंपनी की कैपिटल कितनी है, कैपिटल को कितने में डिवाइड किया हुआ है नंबर ऑफ शेयर में,
उस इस शेयर का अमाउंट कितना है और कितना अमाउंट पेड अप हो चुका है। डीम टू बी पेड का मतलब अब जो रिड्यूस करा है आपने अमाउंट उसको पेड अप नहीं मान लेंगे कि ये पैसा दे दिया, अब देने की जरूरत नहीं। 10 में से 8 दिया हुआ था, 2 नहीं दिया हुआ था, आपने कहा 2 नहीं ले रहे, अब उस 2 को भी क्या मान लेंगे, अब लेना ही नहीं है जी, अब वापस नहीं मांग सकते हो। ठीक है जी। रजिस्ट्रार ऑन रिसिप्ट शैल रजिस्टर द सेम एंड इशू अ सर्टिफिकेट टू देयर अफेक्ट। तो रजिस्ट्रार क्या कर देगा, नया सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत यहां तक। एग्जेम्पशन टू बायबैक, बायबैक में क्या होता है जी, बाय बैक कंपनी वापस खरीद रही है, क्या खरीद रही है, शेयर्स वापस खरीद रही है। जब शेयर्स वापस खरीद रही है कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल आपके पास ही कंपनी ने खरीद ली, क्या कंपनी होल्ड करके बैठ जाएगी इसे, कंपनी को डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, कैपिटल कम हो जाएगी। अब ये हमें पढ़ना है बायबैक। ये क्या कह रहे हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू बायबैक। बायबैक पे नहीं लगेगा क्योंकि बायबैक पे क्या लगेगा, सेक्शन 60। ठीक है जी। नो लायबिलिटी ऑफ मेंबर, a member shall not be liable to pay the amount call or contribution maximum up to difference, yeah, shall be liable to pay the amount maximum up to difference between the amount deemed to have been paid on his share and the nominal value of the reduced share। क्या मतलब हुआ इसका, देखो हेडिंग क्या लिखी है, नो लायबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर की लायबिलिटी नहीं है। नीचे क्या लिख दिया, शैल बी लायबल। वैसे जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो नेगेटिव में रही, सेक्शन में कैसे लिखा हुआ था, शैल नॉट बी लायबल, यहाँ पे कैसे लिखा है, शैल बी लायबल। तो इन्होंने थोड़ी वर्डिंग चेंज करी है। और इन्होंने चेंज कैसे करी है, मान लो 10 रुपए का शेयर था, कितने रुपए का शेयर था, 10 रुपए का। आपने 5 रुपए पे करे हुए थे, कितने पे करे हुए थे, 5। कितने देने बाकी थे, 5। कंपनी ने बोला अब मैं 3 नहीं लूंगी, कितने नहीं लूंगी, तो कितने देने बाकी रह गए, 2। तो आपकी लायबिलिटी है कितनी, शैल बी लायबल टू पे 2 रुपीज ना। 2 रुपीज क्या है, जितना डीम्ड है और जितना नॉमिनल वैल्यू उन दोनों का डिफरेंस, वही तो आपको देना है ना। तो यही बात कह रहा है कि मेंबर को कितना देना है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डीम टू हैव बीन पेड। तो डीम टू हैव बीन पेड कितना हो गया, 5 तो आपने पे करे थे, 3 कंपनी ने कैंसिल कर दिए, तो 8 रुपए हो गए ना डीम टू हैव बीन पेड। बचे हुए कितने हैं, 2 रुपए, वो आपको देने पड़े। समझ आई थी कहानी, मैंने बोला था 3 रुपए, कंपनी ने 2 ही माइनस करे, 3 माइनस नहीं करे। मैंने ये बोला था 3 माइनस करे, मैंने तो ये बोलता 3 कंपनी 2। चलो ठीक है, जो भी है यार, आप समझ गए ना बात कर। तो डीम टू हैव बीन पेड क्या है, जितना कंपनी ने रिड्यूस कर दिया है ना उसको मान लेंगे पेड अप। वो डीम टू हैव बीन पेड hereby signify the reduced amount against the amount that have been actually paid on the share। ठीक है जी। In case where creditor is entitled to object but was not included in the list of creditor, क्या हुआ जी यहाँ पे, अब इस सेक्शन में क्या आएगा, सब सेक्शन में कोई किसी क्रेडिटर को भूल गए, कौन भूल गए जी, कंपनी भूल गई। अब जो भूलने वाला काम है या तो गलती से हो सकता है, ट्रिब्यूनल कैसे कंसीडर करेगा, ट्रिब्यूनल क्रेडिटर को नोटिस भेजेगा, क्रेडिटर की लिस्ट कौन देगा, कंपनी। तो कंपनी भूल गई जी किसी क्रेडिटर का नाम डालना। ठीक है जी। अब इफ अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल टुक प्लेस, रिडक्शन हो गया जी, क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू बी ऑब्जेक्ट टू अ रिडक्शन। क्रेडिटर के पास ऑप्शन है ना कि वो उस पे ऑब्जेक्शन डाल सकता है, उसके पास ऑप्शन है ना ये। बट हिज नेम एंड इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, लेकिन उसका नाम और इंटरेस्ट लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में ही नहीं लिखा गया, आइदर बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस, या तो उसे नहीं पता था कि प्रोसीडिंग्स चल रही है, या नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट, कंपनी को लगा ये दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। या तो उसको नहीं पता लगा कि प्रोसीडिंग चल रही है, या तो उसे इग्नोर कर दिया कि इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, इसे कंसीडर ही नहीं करना है, या उसके नेचर या इंटरेस्ट की वजह से लगा कि भाई ये वाला डेटा ना यहाँ पे नहीं आना चाहिए, कंपनी ने उसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, then in respect of his interest company commit a default within the meaning of section 6 of IBC। मतलब उस क्रेडिटर के पास पावर आ गई है क्या कि कंपनी के अगेंस्ट में आईबीसी की प्रोसीडिंग शुरू करवा सकता है। आईबीसी का मतलब कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा सकता है। वो कहाँ चला जाएगा, आईबीसी में चला जाएगा, सेक्शन 6 में बोलेगा मेरे डेट का डिफॉल्ट हुआ है, मेरी पेमेंट नहीं हुई है, मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट करना। अगर किसी क्रेडिटर को लिस्ट में नहीं डाला गया है, क्यों नहीं डाला गया, या तो इग्नोरेंस होगी कि भाई ये भूल गए इसको डालना, या लगा कि इसका जो इंटरेस्ट है ना वो लिस्ट में नहीं डालना चाहिए। अगर नहीं डाला है तो वो क्या कर सकता है, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू करवा सकता है। आगे इतना काफी नहीं है। एक्शन टू मेक क्लेम ऑफ क्रेडिटर गुड, रेमेडी अवेलेबल टू सच अनपेड क्रेडिटर। और क्या रेमेडी है, इफ कंपनी इज रनिंग इट्स ऑपरेशन, अगर कंपनी चल रही है अभी, मतलब वाइंडिंग अप अभी
नहीं गई है, रनिंग है कंपनी। एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर फॉर रिडक्शन बाय द रजिस्ट्रार shall be liable to contribute to the payment of such debt or claim। तो जो लोग जिस दिन पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुई है उस दिन पे शेयर होल्डर हैं, उनको उसका डेट देना पड़ेगा। किनको? उन सारे शेयर होल्डर को। अब एक बात सोचो, क्या शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? क्या वो सारा पैसा देंगे? 1 करोड़ का पैसा है, वो क्या सारा पैसा दे देंगे? उनकी तो लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स। कितना देंगे? बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट which he would be liable to contribute if the company had commenced winding up। अगर कंपनी की वाइंडिंग अप आके जितना उनको पैसा देना था on the day immediately before the set date। अभी सेट डेट क्या है? देखो इतना इजी नहीं है, प्रोविजन थोड़ा सा मुश्किल है। सेट डेट, ये सेट डेट क्या है? इसी से कनेक्टेड है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इस प्रोविजन को समझने के लिए, इतना इजी प्रोविजन है नहीं है। ये क्या कह रहा है? मैं कंपनी का क्रेडिटर हूँ। मैं क्या हूँ जी? कंपनी का क्रेडिटर। मुझे कंपनी से लेने थे 20 रुपए। कितने रुपए लेने थे? 20 रुपए। कंपनी ने मेरा नाम लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में डालना चाहिए था, नहीं डाला। मुझे पता नहीं लगा प्रोसीडिंग्स के बारे में, इधर से क्या हो गई? डिडक्शन हो गई। आप चारों के पास क्या थे? शेयर थे। कितने रुपए के शेयर थे? 10-10 रुपए। कितने रुपए के शेयर थे? 10-10 रुपए के, जिसमें से आपने 8-8 रुपए दे रखे थे। कितने रुपए दे रखे थे? 8-8। बचे कितने थे? 2-2। कंपनी ने बोला हम कर रहे हैं कैपिटल को, हमें आपके 2-2 रुपए नहीं चाहिए। ठीक है जी? कितने रुपए नहीं चाहिए? 2-2 रुपए नहीं चाहिए। कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लिया, ट्रिब्यूनल का अप्रूवल आ गया ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर फॉर रिडक्शन। तो ये रजिस्ट्रेशन कब हुई है? रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं। रजिस्ट्रेशन कब हो रही है? ट्रिब्यूनल का ऑर्डर करने के बाद क्या रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये रिडक्शन हो गई रजिस्टर, मतलब आज कंपनी की कैपिटल रियल में रिड्यूस हो गई है। अब मैं उठ के आ गया, क्या मेरे 20 रुपए दो। या तो मैं चला जाऊँ आईबीसी में, कंपनी के अगेंस्ट में क्या कर दूं? सेक्शन 6 के अंदर इंसॉल्वेंसी शुरू करवा दूं, या मेरे पास ऑप्शन है आपसे पेमेंट लेने का। किससे? कंपनी से। अब मैं कंपनी को आगे बोल रहा हूँ मुझे मेरी पेमेंट चाहिए, तो कौन लाइबल है? एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर। आप चारों क्या हो? मेंबर हो। ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन पे रजिस्ट्रेशन हुई है उस दिन आप चारों मेंबर हो ना, तो आप चारों लाइबल हो मेरे पैसे देने के लिए। मेरे पैसे कितने हैं? 20 रुपए। अब क्या कह रहा है? क्या आपका शेयर पूरा पेड अप हो गया या नहीं हो गया? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपका तो पूरा पेड अप हो गया ना। 10 में से 2 कंपनी ने कैंसिल कर दिया। लेकिन ये क्या कह रहा है? मान लो कंपनी वाइंडिंग अप में चलेगी, कब चली गई? सेट डेट से एक दिन पहले, मतलब रिडक्शन से एक दिन पहले कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, तो आपको कितना कितना देना था? 2-2 रुपए। कितना देना? हाँ 2-2 देने थे। तो आप सारे कितने के लिए लाइबल हो? 2-2 के लिए लाइबल। समझ आई थी कहानी? तो ये सेट डेट क्या है? मान लो जिस दिन रिड्यूस हुई है तो एक दिन उससे पहले चला जाना है आपको। उससे पहले जो आपकी लाइबिलिटी बननी थी ना, मतलब रिडक्शन से पहले जो आपकी लाइबिलिटी थी वो आपकी रियल में लाइबिलिटी हो जाएगी, और आपको 2-2 रुपए देने पड़ेंगे। मेरा लोन कितने का था? 20 रुपए का। आप कितना दे रहे हो? आपकी तरफ से 8 ही आ रहे हैं, तो लिमिटेड बाय शेयर भी तो है, तो 8 ही आएंगे आपसे। क्लियर है? हाँ मतलब कंपनी जाएगी, कंपनी मेरे को 8 देगी, और कंपनी के असेट्स है तो वहां से रिकवरी होगी, नहीं होगी तो डिफॉल्ट मान लेंगे। तो गारंटी वाला अमाउंट देना पड़ेगा। हाँ वो भी देना पड़ेगा। इफ कंपनी इज बाउंड अप, अगर कंपनी बंद हो गई है, ऐसा भी तो हो सकता है रिडक्शन हुई, रिडक्शन के बाद में कंपनी वाइंडिंग अप में भी चलेगी, बंद हो गई। अब फिर नोट क्या आ गया? द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी सच लेटर एंड प्रूफ ऑफ हिज इग्नोरेंस इफ इट थिंक फिट सेटल अ लिस्ट ऑफ पर्सन सो लायबल टू कंट्रीब्यूट। ट्रिब्यूनल क्या बनाएगा? एक लिस्ट बनाएगा कि भाई किस किस को कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, एंड मेक एन इनफोर्स कॉल्स एंड ऑर्डर ऑन द कंट्रीब्यूटरीज सेटल ऑन द लिस्ट इफ दे वर ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटरीज इन अ बाइंडिंग। किसकी लिस्ट निकालेगा? कंट्रीब्यूटरीज की लिस्ट बनाएगा कौन? ट्रिब्यूनल। और कहेगा कि आपको ये पैसा देना पड़ेगा। वही सेम केस, आपके जैसे 2-2 रुपए रिड्यूस हो गए तो आपके कंट्रीब्यूटरीज में नाम आ जाएगा और आपसे 2-2 रुपए ले लिए जाएंगे। मान लो मेरा लोन था 6 रुपए का, यहाँ पे कितने रुपए आ रहे हैं? 8, तो क्या इसे 8 लेंगे, फिर प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे, उसी हिसाब से आपसे पैसा लिया जाएगा। मतलब जब भी ऐसा हुआ ना तो ऐसा मान लेंगे रिडक्शन हुई नहीं है, और उस हिसाब से उस क्रेडिटर की पेमेंट करवाएंगे, चाहे कंपनी रनिंग में हो चाहे कंपनी वाइंडिंग में हो।
क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आ गया। एग्जाम्पल 26, नेम एंड इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर निरंजन अय्यर, a creditor of modern furniture has been kept out of the list of creditor when company went into reduction of its capital। इसका नाम क्या हो गया, बाहर रह गया जी। Later when Mr. Ayer came to know about this, he wished take a legal action against IBC as limitation period is not expired। देखो सारा काम किसके हिसाब से होता है, 3 साल, जब डेट का होता है तो 3 साल और 3 महीने। तो लिमिटेशन, देखो लिमिटेशन एक्ट नहीं पढ़ रहे हो आप, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सारे सूट किसके हिसाब से फाइल होते हैं, लिमिटेशन के हिसाब से फाइल होते हैं। तो उसमें टाइमलाइन लिखी हुई है, उसके अंदर आपको सूट फाइल कर देना चाहिए। मिस्टर अय्यर इंटाइटल्ड टू डू सो, एक्सक्लूजन ऑफ हिज नेम कॉन्स्टिट्यूट एज ऑफेंस अंडर आईबीसी एज वेल। तो ये एक आईबीसी में भी ऑफेंस है और वो आईबीसी में जाके आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग कर सकता है। ठीक है जी, डेट के केस में 3 साल का होता है, टाइम बार हो जाएगा अगर 3 साल में सूट फाइल नहीं करा, टाइम बार हो गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर पावर निकल। उसको तो नोटिस ही नहीं किया, वो बेचारा कहाँ से आपको ऑब्जेक्शन करेगा। ठीक है जी, राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरी इज नॉट अफेक्टेड। सबसेक्शन 9 इज ओवरराइडिंग प्रोविजन दैट प्रिवेंट द राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज इंटर से का मतलब अमंग देमसेल्फ। नथिंग इन सबसेक्शन 8 शैल अफेक्ट द राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्फ। भाई कंपनी ने खुशबू से ले लिए पूरे 8 रुपए, क्या खुशबू बाकी से 2-2 रुपए लेगी या नहीं लेगी, बिल्कुल होगी। तो कंट्रीब्यूटरीज का आपस में राइट। लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर, officer of the company shall be liable to punishment under section 447 if he is knowingly conceal the name of any creditor entitled to object to the reduction। अगर उसने जानबूझ के किसी का नाम नहीं डाला है लिस्ट में, तो वो ऑफिसर के ऊपर क्या लग जाएगा, 447। या उसने अबेट किया है या प्रीवी किया। अबेट का मतलब क्या होता है, किसी और को बोला कि तू क्राइम करे वाला, किसी को बढ़ा के बोला कि अरे हटा देना इसको, कोई जरूरत नहीं है, उस बंदे ने हटा दिया, तो भी आपके ऊपर क्या लगेगा, 447। नीचे लिखा भी है अबेट मींस टू इनकरेज और इंसाइट अनदर टू कमिट अ क्राइम, दूसरे को आप बढ़ावा दे रहे हो क्राइम करने के लिए। प्रीवी का मतलब आप दोनों मिलके कर रहे हो, तो भी उस ऑफिसर के ऊपर क्या लग जाएगा, 447 लग जाएगा। या आपने क्या किया है, नोइंगली मिसरिप्रेजेंट द नेचर और अमाउंट ऑफ डेट, या आपने उसका नेचर या अमाउंट को गलत डाला है। ठीक है जी, द क्रेडिटर और अबेट और प्रीवी, या आपने इसके अंदर भी क्या करा है, या तो अबेट करा है या प्रीवी करा है। ठीक है, क्लियर है। तो आपके ऊपर क्या लगेगा, 447। कोई भी ऑफिसर अगर किसी का नाम नहीं डालता है 447, या मिसरिप्रेजेंट करता है तो भी क्या लगेगा, 447। क्लियर है यहाँ तक।